मुख्य अतिथि बनने का एक फायदा है तो एक हानि भी है। भले ही बहुत पेशेवरम कार्यक्रम भी होता है, वो उनकी जाने की इच्छा होती है, लेकिन मजबूरी होती है कि थोड़ा देर उनको बैठना पड़ता है। तो हम सबों के बीच 2 दिनों से लगातार विभिन्न प्रतिभागियों की बातों को बारीकी से सुन रहे थे, उनके संबोधन को सुन रहे थे और उन प्रतिभागियों में यह खोज भी रहे थे कि कौन से प्रतिभागी को हम उस राज्य स्तर पर भेजें जहां वो लखटकिया झिलमिला रहा, हरे हरे नोट और लाल लाल नोट झिलमिला रहा। 1 लाख रुपया भी है, 50,000 रुपया भी है और 25,000 रुपया है। रुपयों के साथ साथ हमारे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का नाम का टेग भी लगा है। न केवल आप वहां जाते हैं, बल्कि आपके साथ साथ पूरा विश्वविद्यालय आपके साथ जाता है। न केवल आप सफल होते हैं, बल्कि पूरा विश्वविद्यालय सफल होता है। तो वैसे प्रतिभाशाली प्रतिभागी की खोज करने के लिए कल से हमारे साथ 2 दिनों से लगातार हमारे साथ बैठे हुए हैं जितेंद्र जी और कृष्ण मुरारी सर। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सर से आग्रह करूंगा कि सर आप आएं और अपने 2 शब्दों को रखें। एक बार आप लोगों की जोरदार तालियों से respected principal RSMR College and head Department of Political Science Dr. Praveen Singh, my friend Krishna Murali ji, Mukund ji and dear participants. Only yesterday during the inaugural session I was asked to speak on the topic, but we politely rejected and refused. You know why? Because I thought it would be unfair on my part to speak on a topic you are all going to speak on. There is every possibility that my line of thinking may run parallel to yours, even contrary to yours. तो मैं इससे बचना चाहता था। मैं आज भी बचूंगा क्योंकि मुझे फेयर होना है। आप सब मेरे में बराबर हो। एक बात अच्छा मुझे ये लगा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स दे स्पोक वेरी वेल, कुछ लोगों ने पकाया भी, मैं बोल भी रहा है कुछ चलता है, शायद भी पका रहा हूँ जब लोग, इट डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कैसे रिसीव कर रहे हो उसको। हाँ, तो एक बात समझ लीजिए, मैं एक शिक्षा दे रहा हूँ कि whenever you are asked to speak on a topic, the first thing that you require is you should have in-depth knowledge of the topic, और unless अगर पास वो अगर नहीं है तब कितना चिल्लाकर बोलोगे वो मैसेज नहीं जा पाएगा। चिल्लाकर बोलना is not the sign of good speaker। ये आपके लिए है, जो जाएंगे वो उसको करेंगे। तो कंटेंट्स बहुत मायने रखता है, और अभी हमारे पास क्या है कि देयर आर 5 क्राइटेरिया, ठीक है, जिस पर हमको तय करना है कि आप कंटेंट्स क्या था, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा था। आप कम्युनिकेशन स्किल भी बड़ा अजीब चीज है, ठीक है ना। इस लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नो हिंदी, यू नो इंग्लिश वेल, तो आप अच्छा से कम्युनिकेट करो, नहीं है ऐसी बात। भाषा से कोई कनेक्शन नहीं है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर्स, आपका पोस्चर्स, ये स्पीक लाउड, राइट। जैसे कोई साथी बोल रहा था, आंख बंद किए हुए था,
चाहे तुम, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट। ठीक है, ये सीखना आपको, मैं सिखा भी रहा हूं। तो आप अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे तो आई कांटेक्ट होने से क्या होता है ना कि आप जो शब्द बोल रहे हो तो उस शब्द के पीछे जो भावना है वो वहां तक पहुंच जाती है। आप एक कल्पना करो कि दो बहनें हैं, दोनों को दोनों गूंगी हैं, मान लो, तो क्या दोनों बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है? बिना भाषा के कम्युनिकेशन होता है भाई। तो लैंग्वेज इज नॉट द ओनली मीडियम, ओनली टूल टू कम्युनिकेट फीलिंग्स, राइट? तो इस बात समझना है। तो जो 5 क्राइटेरिया वो आप जान लो ताकि आपको लगे कि कितने फेयर आपके साथ थे। पहला जो क्राइटेरिया है वो है कंटेंट सब्सटेंस। आपने क्या बोला, क्या बोला इंपॉर्टेंट है, और हमने कैसे बोला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा है प्रेजेंटेशन स्किल। इसको समझ लीजिए, मैं हमेशा कहा से बोलता हूँ, आपने कभी फिल्म देखी होगी, कोई सस्पेंस वाली फिल्म, एकदम सस्पेंस वाली फिल्म होता है क्या, सबसे लास्ट में पता चलता है कि हत्यारा कौन है। अगर शुरुआत में बता दिया जाए हत्यारा यही होने वाला है तो फिल्म देखने का मजा पूरा किरकिरा हो जाएगा ना। ये एक बात है, कैसे प्रेजेंट करते हो ताकि बांध कर रखोगे लोगों की बात, अब क्या होना, अब क्या बोलने जा रही है, अब क्या बोलेगी, इस तरह से बातों रखिएगा तो आपका ये माना जाएगा कि आप अच्छे कम्युनिकेटर हो। ठीक है, इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए कॉन्फिडेंस लेवल का पता समझिए क्या होता है। कोई भी आदमी कितना बड़ा स्पीकर क्यों ना हो, जब वो माइक पर आता है ना तो उसे घबराहट होती है। इट्स 100% साइकोलॉजिकल। मैं भी यार आ रहा था तो मेरे हाथ में कप रहे थे भाई, ये होगा आपके सबके साथ होता है, हिटलर के साथ भी ऐसा होता था। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि आप अपने आप को बोलो, तो यू आर नॉट नर्वस, यू आर नॉट नर्वस, माने यू मस्ट नो हाउ टू ओवरकम योर नर्वसनेस। ये भी एक बात है, तो इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। हम सिर्फ यह आश्वासन देते हैं आपको कि हम काम करेंगे पूरी ईमानदारी से। हम वैसे 3 लोगों को भेजेंगे जिस पर हमको पूरा भरोसा होगा कि वहां से वो हमारे रिश्तेदार नाम रोशन करके आएंगे। इन्हीं सब लोग साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थे डॉक्टर जितेंद्र आर्यन, और सही कहा आपने, जो आपकी संबोधन को 5 स्टेज पर, 5 स्तर पर मूल्यांकन किया जा रहा था। आप बोल रहे थे, आपकी वाणियों में कितनी स्पष्टता थी, जो विषय दिया गया है उस विषय के प्रति आपकी समझ कितनी थी, और जब आप यहाँ खड़े होकर के अपनी बातों को रख रहे थे तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था। क्योंकि ना केवल हम विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की इस मंचीय प्रस्तुतिकर्ता के रूप में आपको देख रहे थे, बल्कि हम यह देख रहे थे कि मुझे ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभागी की तलाश है जो पूरे राज्य को प्रतिनिधित्व करेगा और हमारे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि बनकर पूरे राज्य स्तर पर अपनी बातों को रखेगा। वैसे व्यक्ति की तलाश हम यहाँ से कर रहे थे। तो आप लोगों ने यहाँ आया, संबोधन भी किया, और मुझे लगता है कि मूल्यांकन करता मूल्यांकन करे ना करे, आप स्वयं से अगर मूल्यांकन करेंगे तो हमें लगता है कि आपसे बेहतर खुद के मूल्यांकन करता दूसरा कोई नहीं हो सकता। पहला, दूसरा, तीसरा, ये किसी ना किसी को तो होना है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, सभी प्रतियोगिता, सभी तरह के क्षेत्रों में ये होता है। और जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं आए वे भी निराश नहीं हो। मैंने पहले ही कहा कि फिर अपने अंदर के गहराइयों में आप उतरें और खोजें कि कहाँ कमी मेरी रह गई थी। उन कमियों को मैं अगले बार फिर जब अवसर मिलेगा उन कमियों को मैं दूर करूंगा, और एक दिन ना केवल राज्य स्तर के लिए सपना देखो, बल्कि कल भारत सरकार व संसद भवन में जाकर करके अपनी संबोधन को प्रस्तुति बेहतर तरीके से दो। ऐसा ख्वाब देख करके अपनी अगली तैयारी करो। तो अब मैं कृष्ण मुरारी सर से भी आग्रह करूंगा, समय का अभाव है,
2 दिन से आप ही लगातार व्यस्ततम समय को निकालकर हमारे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। 2 शब्द उनके बीच आप रखें। कृष्ण मुरारी सर। सभा के अध्यक्ष प्रिंसिपल आरएस कॉलेज प्रवीण सर, हमारे साथी जितेंद्र जी, मुकुंद जी एंड सभी सहपाठी, सच तो है कि हम लोगों को अपने विचार प्रकट करने पर विराम है कि आप अपने विचार न दे पाए ज़्यादा, लेकिन खैर विद्यार्थियों के बीच में है तो कुछ बात तो रखनी ही होगी, खासा के विषय वस्तु पर। तो बहुत संक्षेप में मेरा मानना है और ये सच्चाई भी है कि हम लोग किसी देश की विकसित करने की बात करें या अपने घर की विकसित करने की बात करें या स्वयं की विकसित करने की बात करें, तो उसकी पहली शर्त होती है शिक्षा। यदि आप में शिक्षा न हो तो आप लाख प्रयास कर लें, न स्वयं को आप विकसित कर सकते हैं, न अपने घर को विकसित कर सकते हैं, न देश को विकसित कर सकते हैं। इसलिए पहली शर्त है कि यदि सरकार या हम लोग सारे लोग विकसित भारत की सपना देख रहे हैं, देखनी अच्छी बात है, हो जाए उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि उसकी अंततः लाभार्थी हमारे देश ही होगा, देश के लोग ही होंगे। लेकिन पहली शर्त है शिक्षा। तो शिक्षा के मामले में हम कितना ईमानदार हैं और ये सारी की सारी जवाबदेही हम शिक्षक और छात्र के बीच में ही है। यदि हम लोग अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए तो ये सच्चाई है कि दूसरे सेक्टर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कृषि क्षेत्र चाहे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, सब के सब में मेरा योगदान है, यानी शिक्षा का योगदान है। तभी आप या हमारा देश, जो कि कल आज़ादी के समय हम दूसरे देशों की गेहूं पर निर्भर खाने के लिए करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। तो उसमें कहीं न कहीं कृषि वैज्ञानिकों का योगदान था। कृषि वैज्ञानिकों के दम पर ही हम हरित क्रांति कर पाए, श्वेत क्रांति कर पाए या गुलाबी क्रांति कर पाए। ये सारे के सारे हमारे वैज्ञानिकों की देन थी। तो वैज्ञानिक कहां से डेवलप हुए? वैज्ञानिक जो हुए हमारी शिक्षा के बल पर। तो आज भी आगे ले जाना है, जहां से हम आ गए हैं यहां से आगे ले जाना है तो वह शिक्षा के बल पर ही होगा। और हमारे पास आज युवा शक्ति है, विश्व में सबसे ज्यादा मेरे पास युवा शक्ति है। यदि उस युवा शक्ति को मैं प्रॉब्लम नहीं मानता हूं, जैसा कि लोग मानते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, असाधारण ढंग से बढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन जो मेरे पास जनसंख्या है उनकी कौशल डेवलप कर दिया जाए। यदि मान लो आज के ट्रैक्टर माना था कि हम दो हमारे दो, मान लो किसी के 4 बच्चे हो गए, 4 डॉक्टर हो गए, तो चारों डॉक्टर हो गए, तो 4 इंजीनियर हो गए, तो क्या घर की समस्या होगी? क्या देश के बोझ हो गए? क्या नहीं। तो जनसंख्या बढ़ना कोई ज्यादा मायने नहीं है, मायने है कि उस जनसंख्या को कितना आप यूज करते हैं, कितना उससे घर के हो चाहे देश की हो, आप कितना उसकी स्किल डेवलप करके कितना उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान लेते हैं। तो ये सारे के सारे स्किल डेवलप कहाँ से होगी? वो एजुकेशन से। इसलिए यदि विकसित अर्थव्यवस्था की हम सपना देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा भूमिका एजुकेशन की होगी। तो सरकार को भी
भी मेरे तरफ से मैं कि बड़ी कम बोला, तो सरकार की तरफ से चाहिए कि एजुकेशन पर वह अधिक से अधिक जोर दे, न कि केवल सब सेक्टर पर दे, लेकिन एजुकेशन यदि रहेगा तो वह सब चीजों की भरपाई कर देगा। और यदि एजुकेशन नहीं है तो आपके पास लाख गांव में सुविधा दे दो, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाए। हमारे पूर्व कृषि मंत्री थे रघुवंश, कृषि मंत्री नहीं, ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, उनका एक बात बहुत बढ़िया बेहतर कहते कि आप जितनी हम योजनाएं चला रहे हैं उससे भारत बहुत जल्द विकसित हो जाएगा। सब देखी है कि हमारी जो योजनाएं चल रही है उससे कम से कम गांव के 5-10 लोग भी तो जाने। सरकार कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी योजनाएं चला ले, लेकिन जिनके लिए चलाई जा रही है वही उसके बारे में नहीं जानते तो क्या हो। इसलिए सारे नागरिकों को पहले साक्षर नहीं शिक्षित कीजिए, ताकि जो सरकार को कम्युनिकेट करना चाह रही, सरकार जो आपके पास योजनाएं चलाना चाह रही, आपके लिए जो करना चाह रही वह तो जाने। क्योंकि जब तक वो नहीं जानेगा तब तक उसका लाभ नहीं होगा, उसको लाभ नहीं होगा तो देश का लाभ नहीं होगा। इसलिए सारे युवाओं को शिक्षित करें, और सारे युवाओं को शिक्षित करने का है कि आप बजट का कम से कम जो हमारी सोच थी कि 6% खर्चा करेंगे, आज वह घट कर 2.98 हो गया है। तो केवल कहने से नहीं होगा, मेरा कहना में कह रहे हैं तो उसके मुताबिक कीजिए, एजुकेशन पर जोड़ दीजिए। और एजुकेशन यदि सुधर गया, सारे हाथों को यदि स्किल मिल गया, एजुकेशन मिल गया, काम मिल गया, तो मैं नहीं कर 47 की इंतजार करने की जरूरत होगा, शायद हम 40 में भी कर पाए, कोई को रहेगा। बशर्ते कि सारे हाथों को काम मिल जाना चाहिए, सारे लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए, सारे लोगों हाथों को स्किल डेवलप हो जाना चाहिए। बस मैं इतना ही करके बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सब सुन रहे थे डॉक्टर कृष्ण मुरारी सर से, और बहुत ही बेसिक बातों को उन्होंने रखा कि एक व्यक्ति को हम विकसित भारत 2047 जरूर कर लें, वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान भले ही हो जाए, लेकिन अभी इससे पूर्व आप लोगों में से कोई छात्र बड़ा अच्छा ही बोल रहा था कि कोई 40 लाख की एक साड़ी पहनती है, वह वही देश है, और कोई जिसको तन को ढकने के लिए एक वस्त्र नहीं है। क्या हम इस विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं? नहीं। हमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब अंतिम व्यक्ति तक उसके घर में अगर एक रोशनी जल जाए तो समझना कि अंधियारा वहां से दूर होना प्रारंभ हो गया है। तो हमें ऊंचे महलों की कल्पना नहीं करना है, हमें अगर विकास को देखना है तो गांव के अंतिम छोर पर जो झुग्गी है, जो झोपड़ी है, उस व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, उसके स्तर को देख करके जब हम संतुष्ट हो जाएं, वह व्यक्ति जब रात को सोए तो सुबह की चिंता नहीं हो कि हमें सुबह में कल काम मिलेगी या नहीं, हमें रोटी मिलेगी या नहीं। तब समझेंगे कि हमारा भारत सचमुच में विश्व गुरु बना, हमारा भारत सचमुच में विकसित होगी। अगर वह व्यक्ति दिन भर काम करता है और रात भर बेचैनी से सोता है कि सुबह फिर हमको रोजगार मिलेगा या नहीं, हमारे घर का चूल्हा चलेगा या नहीं, और जब तक उन चूल्हों में चढ़े हुए हांडियों में अनाज के दाने नहीं होंगे, उन भूखे पेटों में अनाज के दाने नहीं होंगे, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जरूरत है हमें उन हांडियों में चावल के दानों को डालने की, उन बेरोजगार हाथों में कलम थमाने की, उन गरीब माताओं बहनों जिनके तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके तन ढकने की कपड़ों की।
ये भावना लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और जिस दिन ये हमारी कल्पना पूरी होगी उस दिन हम समझेंगे 47 क्यों, जैसा कि अभी सर ने भी कहा, हो सकता है वह सपना मेरा 40 में भी पूरा हो जाएगा। उसी दिन समझेंगे कि हमारा भारत विकसित हो गया। तो अब मैं जिनको सुनने के लिए ही बड़े आतुर हैं, जो कि प्रत्येक कार्यक्रमों में मैं केवल सुनता नहीं हूँ, मैं बड़ी चीज़ों को उनसे सीखता हूँ। और सच कहूँ तो आज यहाँ खड़ा होकर के भी 2 शब्द बोलता हूँ, तो कहीं न कहीं वह शब्द भी 2 शब्द भी सीखने को मिला है उन्हीं गुरुओं से, और आज उनकी उपस्थिति है। और फिर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विकसित भारत 2047 पर आज मुझे फिर कुछ आप लोगों से सीखा और सर से भी कुछ सीखने को अवसर मिल रहा है। आप सबों की तालियों की गड़गड़ाहट में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आज को परवीन कुमार से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ सर और हमारे बच्चों को शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद जी। तो सभा में उपस्थित डॉक्टर कृष्ण मुरारी, डॉक्टर जितेंद्र आर्यन और डॉक्टर मुकुंद रविदास, गुरु नानक कॉलेज से आई हुई डॉक्टर, अभी तो नहीं, रिसर्च स्कॉलर हैं वो, सिमरन छाबड़ा, और अन्य रिसर्च स्कॉलर्स प्रिया और प्रीति, आपका नाम मैं भूल गया, ललिता जी, कृष्णानंद और विभिन्न विभागों से यहाँ आए हुए छात्र छात्राएं, आप सबों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। विकसित भारत पर ये कार्यक्रम है और ये एक डिबेट है नहीं, स्पीच एलोक्यूशन डेक्लेमेशन। दरअसल विकसित भारत एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी प्रेजेंट सरकार के लिए, और हम लोग के लिए तो उससे भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकारें तो आएंगी जाएंगी, अपने मुद्दे लाएंगे वो, और हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक पहलू होता है, और हमें वो नहीं देखना है। अगर ये कोई भी मुद्दा है और हमारे लिए अच्छा है तो उसको हम सहयोग करेंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं तो हम उसके खिलाफ जाएंगे, सिंपल बात है। क्योंकि ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हमें अभिव्यक्ति का भी हमारे पास अधिकार है, हमें अपनी बातों को अभिव्यक्त करना है और चुपचाप नहीं रहना है, शेयर करना है एक दूसरे से और मंथन करना है। और आपके बीच मंथन करने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त है हम शिक्षकों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षकों के लिए उनके शिष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और शिष्य जो होते हैं वही किसी भी देश के भविष्य में, तो किसी भी देश का रुख किस ओर जा रहा है, वहाँ के युवाओं को देखिए, वहाँ के छात्रों को छात्राओं को देखिए, यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेजेस को देखिए, तो समझ में आ जाएगा कि ये देश अब किधर जा रहा है। और विकसित भारत का हमने एक एजेंडा रखा है, बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने रखा है 2047। कृष्ण मुरारी जी ने कहा 40 में भी कर सकते हैं आप, उससे पहले भी कर सकते हैं। तो मैं अक्सर अपने डिपार्टमेंट के लोगों को और स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि देखो, राजनीति विज्ञान पढ़ना तो आपके लिए संभव हो पाया, ये आपका बहुत खुशकिस्मती है, और उन लोगों के लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो राजनीति विज्ञान से वंचित रह रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, चाहे आप जो चीज़ पर भी भाषण दें। और राजनीति विज्ञान का अगर ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसी में संविधान है, उसी में मानव अधिकार है, उसी में सारे प्रकार के जो अवधारणाएं हैं उसका अध्ययन है, और विकास क्या है, विकास हम लोग एक चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं कि विकास होता क्या है, सतत विकास क्या है, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, एवरी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट थ्योरी ही अपने आप में एक है, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। तो आप
इन चीज़ों का ज्ञान अगर नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ कि मैं जिनको बोल रहा हूँ वो किस किस विभाग से हैं। हिंदी के तो जरूर होंगे क्योंकि मुकुंद जी ने आपको जरूर प्रभावित किया होगा। और इन बातों से पहले मैं ये बता दूं कि मुकुंद जी बहुत ही एक्टिव हैं। और अभी मैं एनएसएस की बात कर रहा था तो मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि अगर मुकुंद जी ने एनएसएस में अपनी भागीदारी निभाई होती तो और भी बहुत अच्छे तरीके से रहा था। और कृष्ण मुरारी जी को बहुत ज़्यादा सुनने का मौका नहीं मिला, पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा इनको सुन के। और जितेंद्र जी से तो आजकल हमेशा बातचीत हो रही है, और हमारा जो रिसर्च डीआरसी हो रहा है उसमें इनकी जो टिप्पणियाँ होती हैं बहुत अच्छी लग रही हैं। और विषयों का अध्ययन करके और उसके बाद ये एडवाइस देते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो वाद विवाद की जो कला है इसको हम लोगों को बहुत आगे ले जाना है, क्योंकि इसी के थ्रू आपका विकास होगा। सबसे पहले तो अपना विकास करना है, भारत का विकास तो अपने आप हो जाएगा। अगर हर व्यक्ति अपना विकास कर ले तो आपके फैमिली का भी विकास होगा। लाइक सी, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप अपना विकास कर लीजिए, थोड़ा स्वार्थी बन जाइए कि मुझे दुनिया को अभी नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। तो अपने आप का अपना विकास कर लीजिए, अपने आप पूरे देश का विकास हो जाएगा, क्योंकि पहले तो आपके परिवार का विकास हो जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोग, कल ही मैं सुन रहा था, नेहा कक्कड़ एक सिंगर है, उसकी कहानी कि वो बचपन में ही 5 साल की उम्र से कुछ गाना शुरू कर दी थी, परिवार में आर्थिक तंगी थी और वो पैसे 500 रुपये कमाने लगी। एक मुझे याद आ गया, कहीं मैं सुन रहा था, जैसे टीवी ऑन भी रहता है और लोग देखते रहते हैं, मैं कुछ काम करता हूँ लेकिन काम में कुछ बातें तो चली आती हैं, तो उसी तरीके से आपको भी करना है। हर स्टूडेंट को जिसको कुछ आर्थिक प्रॉब्लम है घर में, वो आप अपने आप कैपेबिलिटी अपना बढ़ाइए, आप ट्यूशन्स पढ़ाइए, लोगों को शिक्षित कीजिए, अपने से छोटे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाइए, और कुछ न कुछ तो आपको आर्थिक उस तंगी से छुटकारा मिलेगा, तभी आप अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक अच्छे संभ्रांत परिवार से हैं जहाँ पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत कुछ है जो आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, नई नई किताबें खरीद सकते हैं। अब जो इतना इजीली अवेलेबल आपके लिए, आपको मालूम नहीं है कि आप किस युग में हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो जिस तरीके से बजरंगबली हनुमान जी को बताना पड़ता है कि भाई आप इतने शक्तिशाली हैं, तब उनकी शक्तियाँ उनमें आती हैं, तो आप कोई भी बजरंगबली से कम नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है। मैं यही देख रहा हूँ कि हमारे छात्र छात्राओं को और लोगों को मालूम ही नहीं है। वो एग्जाम्पल मैंने, चलिए हमारे जो इसमें धर्म है उसके अनुसार बोला, और भी धर्मों में होगा तो आप उसका एग्जाम्पल ही समझ लीजिए, लेकिन ये आपको मालूम ही नहीं कि आपके अंदर क्या मैजिक छुपा हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस मैजिक को सामने लाना और उसको अभिव्यक्त करना, उसको मौका देना, अपने आप को मौका देना सबसे बड़ा मौका है। अपने आप को अगर आपने समझ लिया तो वो सबसे बड़ी समझ है। ये इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सब तो अपने जगह है, लेकिन आप अपने आप को समझ पाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको अपना दिशा, अपना दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर रखना है, फोकस्ड रहना है लाइफ में कि मुझे करना क्या है। तो जैसे सुकरात ने युवाओं का अपना एक ये रखा, और उनसे बार बार वो कहते थे कि डिबेट करो, बोलो क्यों नहीं करना चाहिए, ये काम क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, बहस करो, कोई भी चीज़ को ऐसे ही मत मानो। तो हम कभी भी उसको दूसरे तरीके से नहीं लेते हैं। आप राजनीति विज्ञान का अगर लेंगे, और भी विभागों में यही होता होगा कि हम कभी भी अपने छात्र छात्राओं को डिस्करेज नहीं करते कि डोंट आस्क क्वेश्चंस, जस्ट लिसन टू मी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने तो शुरू में ही कह दिया कि पॉलिटिक्स में देयर इज नो फाइनल थिंग इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल राजनीति से है, राजनीति का मतलब ही होता है एनीथिंग हैपनिंग इन द स्टेट इज पॉलिटिक्स। तो राजनीति का मतलब जब ये है, तो राज्य में जो भी हो रहा है सब तो राजनीति ही है, अब उसका अलग अलग आयाम है। और आप ये देखते होंगे कि अगर हिंदी विभाग से कितने लोग हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या नहीं, फिर भी 20% लोग हैं। जो हाईएस्ट डिग्री हम लोग को मिलता है एजुकेशन सिस्टम में, वो क्या होता है? PhD के ऊपर भी अगर जाएंगे तो D.Litt होता है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर।
तो उसी विभाग में आना है। तो हम लोग सबसे फिलॉसफी तो है ही, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, तो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर अब फिलॉसफी दर्शन है, क्योंकि दर्शन से ही तो पता चलता है। अब जैसे प्लेटो, अरस्तु या मैकियावेली, किसी का भी आप पढ़ते हैं दर्शन, दर्शन मतलब कि विजन उनका इतना स्ट्रॉन्ग था। अब प्लेटो का ही ले लीजिए, 2500 साल पहले जो वो बोले प्रजातंत्र के बारे में आज भी सत्य हो रहा है। इट इज मोबोक्रेसी, जो भीड़ बोल रही है वो सही है तो भाई सही है। हो सकता है उसमें से कोई एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसकी बात सही हो, लेकिन वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि भीड़ ने जो बोल दिया वही सत्य है, मेजॉरिटी। तो इसको टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी बोलते हैं, कि जब मेजॉरिटी, जब ज़्यादा बहुसंख्यक ही टिरनी करने लगे, आपके ऊपर अत्याचार करने लगे, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि भारत विकसित कैसे होगा, तो विकसित देशों का हम एग्जाम्पल लेंगे कि व्हाट इज द सिचुएशन इन द एडवांस कंट्रीज। तो मैं अगर ये किताबों में पढ़ा लिखा बोलता, मैंने हमेशा अपने छात्रों को कहा कि आप ट्रैवल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कीजिए, सबसे ज़्यादा नॉलेज ट्रैवलिंग से होता है, सबसे ज़्यादा। तभी आप देखेंगे कि महात्मा गांधी पूरा पद यात्रा पे चलने लगते थे, विवेकानंद पूरे इंडिया का भ्रमण करके उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातों को उन्होंने ये कहा, गौतम बुद्ध सब राजपाट छोड़कर निकल गए। इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज्ञान क्यों हुआ, या इनकी बातें सबसे ज़्यादा हमको अच्छी क्यों लगती हैं? क्योंकि उनको नॉलेज हो गया। तो नॉलेज विल कम थ्रू एक्सपीरियंस। जितना